Hello students, you are welcome. Beta, yesterday we studied about the titles and the gifts. We studied that several titles were occupied by the Mughal emperors whenever they coronated or they conquered over an army. And they also provided some titles to their courtiers whenever they became pleased with them. In those titles, the valuable titles were Mirza Raja and Asaf Khan. They also provided some gifts to their courtiers whenever they became pleased. In those gifts, they used to give the robes, the ornaments, etc. And when people went to meet their rulers, they also used to give them the gift in the form of Najr or Peshkash. And now we have to study the next point, that is the imperial household. द इम्पीरियल हाउस होल्ड यानी कि शाही परिवार, है ना, शाही परिवार. इन दिस पॉइंट वी शैल स्टडी अबाउट द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ मुगल्स. डोमेस्टिक वर्ल्ड का मतलब होता है बेटा घरेलू दुनिया, ठीक ना, यानी कि मुगलों की घरेलू दुनिया के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. तो बेटा लेट अस स्टार्ट. द टर्म हरम is frequently used to refer to the डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल्स. यानी हरम शब्द का उपयोग जो है मुगलों की घरेलू दुनिया को इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना. इट ओरिजिनेट्स इन द पर्सियन वर्ड हरम. इसकी उत्पत्ति जो है एक फारसी शब्द हरम से हुई है, मीनिंग ए सेक्रेट प्लेस. और हरम शब्द का अर्थ होता है एक पवित्र स्थान, ए सेक्रेट प्लेस, ठीक है. मुगल हाउस होल्ड कॉन्सिस्टेड, यानी जो मुगलों की जो घरेलू दुनिया होती थी, जो उनका घर होता था, उसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे. उसमें शामिल होते थे बेटा द रूलर्स वाइफ्स, यानी सम्राट की पत्नियां. कॉन्क्यूबाइंस, हु वर द कॉन्क्यूबाइंस बेटा, दीज वर आल्सो द वाइफ्स ऑफ द रूलर्स बट दे डिड नॉट बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज. ये भी जो पत्नियां ही होती थी एक तरीके से सम्राट की, लेकिन वो शाही परिवारों से नहीं आती थी, ठीक ना. तो दोज वर कॉल्ड कॉन्क्यूबाइंस, इन्हें उपपत्नियां भी बोल सकते हैं, ठीक ना, उनकी अन्य पत्नियां. द रूलर्स मदर, हिज स्टेप मदर, हिज फोस्टर मदर्स. फोस्टर मदर्स का मतलब क्या, उपमाताएं. इन द सेम वे एज यू न्यू कॉन्क्यूबाइंस, यानी उनके पिता भी कई शादियां करते होंगे, ठीक ना, तो वो जो है अन्य माताएं जो थी फोस्टर मदर्स कहलाती थी, ठीक है ना. द रूलर सिस्टर्स, हिज डॉटर्स, हिज डॉटर्स इन लॉ, उनकी बहुएं. आंट्स यानी कि फूफी मौसी, एंड चिल्ड्रन एक्सेट्रा, ये सब के सब उसमें शामिल होते थे. एंड बिसाइड इट देयर वेर आल्सो इंक्लूडेड द फीमेल सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, यानी महिला सेविकाएं भी होती थी, दासियां होती थी और गुलाम भी हुआ करते थे, ठीक है बेटा. एंड इट वॉज फाउंड दैट द पॉलीगामी सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस्ड इन मुगल एम्परर्स टू जस्ट लाइक द राजपूत एम्परर्स. और ये देखा गया कि ये पॉलीगामी सिस्टम जो है वो मुगलों में भी प्रचलित थी जैसे कि राजपूत राजाओं में. व्हाट मीन्स पॉलीगामी, यू हैव स्टडीड इन योर लेटर चैप्टर्स दैट द सिस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, ठीक ना, एक पत्नी से अधिक पत्नियां रखने की जो प्रथा होती है उसे हम पॉलीगामी कहते हैं, ठीक ना बेटा. तो वाई दे वैल्यू टू पॉलीगामी, यानी व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, उस विवाह का को महत्व लोग क्यों देते थे, ठीक ना. एज यू हैव स्टडीड दैट इट वाज प्रिवेलेंट इन राजपूत एंड मुगल्स बोथ क्लैंस, ठीक ना, दोनों ही परिवारों में, चाहे राजपूत राजा हो या मुगल, ये दोनों ही जो है पॉलीगामी सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे. क्यों, तो बेटा इसके पीछे यह ना पहला पॉलिटिकल रिलेशनशिप. तो मैरिज के अकॉर्डिंग क्यों करते थे वो, तो बेटा मैरिज वॉज ए वे ऑफ सीमेंटिंग पॉलिटिकल रिलेशनशिप.
What was the marriage? It was a way for cementing the political relationship, यानी राजनीतिक रिश्तों को जोड़ने का एक माध्यम होता था, समझ बेटा। एंड टू मेक द अलायंसेस, यानी फॉर जॉर्जिंग द अलायंसेस, यानी वो राजनीतिक रिश्ते बनते थे और इससे मित्रता होती थी, ठीक ना। पॉलिटिकल रिलेशनशिप होती थी, राजनीतिक जो है संबंध बनते थे और मित्रता के संबंध बनते थे, ठीक ना। ये दो बातें हो गई, ठीक ना। और गिफ्ट ऑफ टेरिटरी, तो इसका क्या मतलब बेटा? द गिफ्ट ऑफ टेरिटरी वॉज ऑफन accompanied बाय द गिफ्ट ऑफ ए डॉटर इन मैरिज, यानी जब शादी होती थी तो जो राजा है दूसरे पक्ष का, वो अपनी पुत्री को जो है टेरिटरी, कुछ जो है राज्य देता था। इन दिस वे द रूलर्स एम्पायर स्प्रेड इन इन द फॉर्म ऑफ वास्ट किंगडम। तो भाई और टेरिटरी मिल गई तो उस सम्राट का राज्य जो है और ज़्यादा विकसित हो जाता था, ठीक ना, क्योंकि उसे उपहार में कुछ राज्य मिल जाते थे, ठीक ना। चलिए चलते हैं बेटा, अगला पॉइंट है आपका हायरार्की ऑफ वाइफ्स। हायरार्की का मतलब है तो बेटा द सीरीज ऑफ वाइफ्स। भाई जब उनकी कई पत्नियां होती थी तो हाउ दे वर इन नंबर्स प्रिफर्ड, वो उनको कैसे जो प्राथमिकता दी जाती रही होगी। तो पहले जो है सबसे पहले किसको जो महत्व दिया जाता होगा, है उनके बाद कौन था। तो चलिए इसके बारे में चलते हैं। तो इसमें पहला स्थान आता था बेटा बेगम्स का, ठीक ना। बेगम्स वेयर दोज हु बिलोंग टू एनी रॉयल फैमिलीज। बेगम वो होती थी जो कि किसी राजसी परिवार से जुड़ी होती थी। एंड दे कैरी डॉवर, डॉवर को हम मेहर भी कहते हैं, ठीक ना। मतलब दे कैरी विद देम ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश, वो ढेर सारा जो है पैसा लेके आती थी, ठीक ना। वो ढेर सारा पैसा लेके आती थी। एंड आल्सो रिसीव द हायर स्टेटस एंड अटेंशन टुवर्ड्स हर हस्बैंड। एंड दे आल्सो गॉट द प्रेसियस गिफ्ट्स एंड मोर कैश देन अदर वाइफ्स, ठीक ना। ये सब जो है पाती थी। इट मीन्स द बेगम्स वे वैल्यूड मोस्ट ऑफ ऑल, प्रथम स्थान जो है बेगम्स का होता था, ठीक ना। जो बेगम होती थी वो पहले एक महिला को दिया जाता था वो स्थान जो बेगम कहलाती थी, ठीक ना। इसके बाद अगला है बेटा आगा, यानी दीज वर आल्सो द वाइफ्स ऑफ द रूलर बट दे डिड नॉट बिलोंग टू नोबल फैमिलीज। ये भी पत्नियां होती थी लेकिन ये राजसी परिवारों से नहीं आती थी, ठीक ना। और उसके बाद है बेटा अगाचा। अगाचा वेयर द अदर वाइफ्स ऑफ रूलर, they also did not belong to the royal families, they were called concubines, यानी उपपत्नियां ये कहलाती थी, ठीक ना, उपपत्नियां, ठीक ना। तो पहला स्थान क्या हो गया बेगम का, दूसरा आगा का और तीसरा अगाचा का। और बेटा ऑल द वाइफ्स ऑफ द रूलर गॉट द कैश एज ए मंथली अलाउंस, यानी उनको उन सभी को मानसिक मासिक भत्ते के रूप में जो है कुछ न कुछ कैश दिया जाता था, उनको गिफ्ट दिया जाता था। और उसी के अकॉर्डिंग जो है रूलर उन्हें अपना वो समय भी देता था, ठीक ना, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। तो यह बेटा several things were provided to the wives of ruler according to their status, such as cash जो मंथली अलाउंस होता था वो, हस्बैंड्स अटेंशन यानी पति का जो समय मिलता था वो उसी के अकॉर्डिंग मिलता था, ठीक ना। और उनको गिफ्ट भी जो उसी के अनुसार मिलते थे। जो बेगम उनको जो प्रीसियस गिफ्ट मिलेंगे, उसके बाद जो आगा को अगाचा को जो उनके पैर कंपेयर सस्ते गिफ्ट मिलेंगे, हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। ऑल दिस थिंग्स वे प्रोवाइडेड टू द वाइफ्स, हाँ, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। ये बातें होंगी। लेकिन एक बात और है, क्या है? बट द लीनेस बेस्ट फैमिली स्ट्रक्चर वॉज नॉट इंटायरली स्टेटिक, यानी लीनेज बेस्ड फैमिली स्ट्रक्चर, ये जो वंशानुक्रम वाला जो ये सीरियल वाला है कि बेगम जो है वही रहेंगी, हाँ, ये अस्थायी रूप से नहीं था। कहने का मतलब ये आगा या अगाचा भी उस स्थान को प्राप्त कर सकती थी। हाउ?
तो बेटा देयर वाज ए कंडीशन, द आगा एंड अगाचा कुड राइज टू द पोजीशन ऑफ ए बेगम, यानी आगा और अगाचा भी जो है बेगम की जगह पा सकती थी। कैसे? डिपेंडिंग ऑन द हस्बैंड्स विल, यदि उनके हस्बैंड की रूलर की इच्छा हो तो वो भी उस स्थान को पा सकती थी। और इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था? देयर लव एंड मदरहुड, यदि उनके अंदर जो प्रेम की भावना है, मातृत्व की भावना है, उन सब बातों से वो यदि वो इम्प्रेशन डाल सकें अपने हस्बैंड पर, ठीक ना। और देयर वाज आल्सो ए कंडीशन दैट देयर शुड नॉट बी एनी, मतलब देयर शुड नॉट बी ऑलरेडी फोर वाइफ्स ऑफ द रूलर, यदि सम्राट की चार पत्नियां नहीं हों पहले से, तो ये आगा या अगाचा बेगम का स्थान पा सकती थी, ठीक ना। पहले से यदि सम्राट की चार पत्नियां न हो तो आगा या अगाचा बेगम की पोजीशन ले सकती थी। कब? अपने प्रेम या मातृत्व के आधार पे और सम्राट की इच्छा होने पे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का नेक्स्ट सेशन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।